करे ये फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आज़ादी गुनाह है बताया गया था, आज़ादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना में। मैं हूं आपके साथ शहला निगार। 15 अगस्त 1947 और गुलाम भारत के इतिहास में वो सुबह आ ही गई जिसका भारतवासियों को बेहद लंबे समय से इंतजार था। जी हाँ, यूनियन जैक की पताका को उतारकर भारतीय तिरंगा फहरा दिया गया था। जहां देशवासियों की आंखों में आजादी के जश्न की खुशी थी, तो वहीं भारत के वीर शहीदों के जाने का उन्हें मलाल भी था। अंग्रेजी हुकूमत के साथ दशकों लड़ी गई इस लड़ाई की यादें आज भी देशवासियों के जहन में ताजा थीं। आंदोलन, कुर्बानियां, नारे और मीडिया। जी हाँ, मीडिया और फिल्मों और पत्रकारिता ने भी आंदोलन में, आजादी के इस आंदोलन में बेहद अहम किरदार अदा किया था। तो आज की इस कड़ी में हम प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार से कुछ अनछुए पहलू आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। हमने शहीदों की बातें की, हमने गुजरे हुए उस जमाने की बातें की। अब हम बात करते हैं उन गीतों की जो लोगों की जुबान पर चढ़ चुके थे। कवि प्रदीप का लिखा हुआ और रामचंद्र पाल का संगीतबद्ध गीत चल चल रे नौजवान बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया था। यही नहीं, उस दौर की प्रभात फेरियों में भी ये गीत गूंजने लगा था। गीतों का और फिल्मों का आजादी की इस लड़ाई में बेहद अहम किरदार रहा। कवि प्रदीप का लिखा एक और गीत उस समय देशवासियों में जोश जगा रहा था और वो गीत है दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। बिल्कुल, और जंगे आज़ादी में फिल्मों में इस्तेमाल किए गए इन गीतों ने धमाल मचा दिया था। इन फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि फिल्में समाज का आईना होती हैं। और ये बात आज के दौर में भी बिल्कुल सही साबित होती है कि जहां एक तरफ जंगे आज़ादी का असर फिल्मों पर पड़ा, वहीं फिल्में भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। जो कुछ भी समाज में घटित होता है उसका चित्रण फिल्मों में जरूर नजर आता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय सिनेमा भी किसी से पीछे नहीं रहा। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उस समय की फिल्में बहुत ही जागरूक रहीं। किसी भी आंदोलन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जरूरत होती है आपसी एकता की। बाजी हो जाए, बाजी का शौक पूरा हो गया। हम दोनों को और गांव वालों को इस बंद की शतरंज पर मोहरे बनाकर लड़ाया गया। हम लड़े और अब मरने को है। ठाकुर मेरे प्यारे दुश्मन। गांधी जी ने देश को मजबूत करने के लिए आपसी एकता और इतिहास पर जोर दिया। खामोश फिल्मों से बोलती फिल्मों तक आपसी एकता विषय को बहुत ही खूबसूरत ढंग से पेश किया गया। 1919 में पटेनकर फ्रेंड्स कंपनी द्वारा कबीर कमाल नाम से पहली खामोश फिल्म बनी। इसी विषय पर 1925 में लक्ष्मी पिक्चर्स ने सुवर्ण नाम की फिल्म बनाई, जिसमें
हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया। और जब भारतीय फिल्मों को जुबान मिल गई तब तो जैसे सोने पे सुहागा हो गया। और फिर उस जमाने की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म पड़ोसी इस दौर के युग पुरुष वी शांताराम ने प्रभात फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाई। एकता के साथ साथ गांधी जी ने जरूरत महसूस करी समाज के पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की। और इस विषय पर सबसे पहले पांडुरंग तेलागरी ने यूनाइटेड पिक्चर सिंडिकेट के बैनर तले फिल्म दो अछूत बनाई। इसमें एक हरिजन लड़की की शादी एक ब्राह्मण लड़के से दिखाई जाती है। बॉम्बे टॉकीज ने भी 1936 में छुआछूत आंदोलन पर एक फिल्म बनाई अछूत कन्या। और इस फिल्म के नायक थे दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार साहब। ये खाना तो अच्छा बना लेती है माँ। जो पूछती हूँ उसका जवाब दे। मैंने इसके हाथ का खाना खाया या नहीं खाया? खाया तो है माँ। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साल 1936 में आपसी एकता और ग्राम सुधार को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया बॉम्बे टॉकीज ने फिल्म जन्मभूमि में। अगर गांव खुशहाल होंगे तो देश भी खुशहाल होगा। इस महामंत्र को फिल्म निर्माताओं ने अलग अलग फिल्मों के जरिए जनता के कानों में फूका। 1938 में मराठी निर्देशक के नारायण ने हिंदी और मराठी में आदर्शवादी बेटे और उसके दुनियादार बाप पर आधारित एक फिल्म बनाई माझा मुलगा यानी मेरा लड़का। साल 1940 में नितिन बोस ने हिंदी में धरती माता और बांग्ला में देशेर माटी नाम से फिल्म बनाई। इस फिल्म का विषय केंद्र था भारत की बुनियादी ग्रामीण समस्याएं। स्वराज की गूंज को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रांतीय सिनेमा भी किसी से पीछे नहीं रहा। केसी सुब्रमण्यम ने 1939 में आर कृष्णमूर्ति और बेबी सरोजा के सशक्त अभिनय को लेकर फिल्म बनाई त्याग भूमि। तेलुगु के मशहूर निर्माता निर्देशक व दादा साहब फाल्के अवार्ड विजेता बीएन रेड्डी ने 1939 में फिल्म बनाई वंदे मातरम। ये फिल्म सुपरहिट फिल्म थी और इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि मनोरंजन के साथ साथ फिल्में समाज की सोच बदल सकती है और उनको एक नई दिशा दे सकती है। कवि प्रदीप का लिखा हुआ और रामचंद्र पॉल के संगीतबद्ध किया गीत चल चल रे नौजवान चल चल रे नौजवान साल 1940 में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। चल चल रे नौजवान दूर तेरा गांव और थके पांव फिर भी तू हरदम आगे बढ़ा कदम रुक न तेरा काम नहीं चलना तेरी शान चल चल रे नौजवान चल चल रे नौजवान। इस गीत की खासियत ये थी कि उस जमाने में निकलने वाली प्रभात फेरियों में भी इस गीत को खास तौर पर गाया जाता था। दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। ये गीत कवि प्रदीप ने कलमबद्ध किया था बॉम्बे टॉकीज की सुपरहिट फिल्म किस्मत के लिए। जिन दिनों ये फिल्म बनाई जा रही थी उन्हीं दिनों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का श्रीनाद बज उठा था और इस गीत ने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा। इन फिल्मों ने साबित कर दिया था कि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। जो कुछ भी समाज में घटित होता है उसका चित्रण फिल्मों में जरूर नजर आता है। जहां एक तरफ जंग आजादी का असर फिल्मों पर पड़ा, वहीं दूसरी तरफ समाज भी फिल्मों से प्रेरित हुआ और आजादी का ये आंदोलन जोर पकड़ता गया। गुलशने पंजाब पर छाई ये हसरत की घटा, किसके गम में खोल डाले आज संबुल्ले चटा। बुलबुले नाशाद हैं फूलों का दामन है फटा, चरक ना हजार जालिम तेरी दुम में खटखटा। फूल वो तोड़ा है तुमने जो गुलों की जान था, कैद वो बुलबुल किया
जो बुलबुलों की जान था। जी हाँ, सन 1907 में सैयद हैदर रजा की ये कविता नृसिंह में छपी थी, जो कि लाला लाजपत राय के जेल जाने के बाद छपी थी। दरअसल उस दौर में पत्रकारिता ने फिरंगी सरकार की दीवारें दरकाने का काम बखूबी किया था। उस दौर में पत्रकारिता ने आज़ादी की लड़ाई को तेज गति प्रदान की थी। साहित्य, पत्रकारिता और स्वतंत्रता संग्राम एक ही सूत्र में बंधे हुए से लगते थे, और इन्हीं के साझा प्रयास से आज हम आज़ाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा। अगर पत्र पत्रिकाएं नहीं होती, अखबार नहीं होते, तो पता नहीं आजादी की लड़ाई जिस जबरदस्त ढंग से चलती कि नहीं। हुआ यह कि जो आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े महारथी थे, उन सब ने, उनमें से ज्यादातर ने अपने अपने अखबार निकाले, पत्रिकाएं निकाली, और जो लोग नेताओं की तरह नहीं जाने गए, साहित्यिकों की तरह भी जाने गए, उन्होंने भी अखबार और पत्रिकाएं निकाली। उसका असर आजादी की लड़ाई पर जबरदस्त हुआ। देश के कोने कोने में आजादी का संदेश पहुंचा। उसके बाद बंगाल में, महाराष्ट्र में जहां जहां भी चिंगारियां उठी, उन चिंगारियों को दूर दूर तक फैलाने का काम इन पत्रिकाओं ने किया। आश्चर्य की बात यह रही कि हिंदी पत्रकारिता, जिसका आजादी के आंदोलन में योगदान बहुत बड़ा रहा, उसकी शुरुआत हिंदी इलाके में नहीं हुई, बंग देश में हुई। पहले 25 साल तक हिंदी के सारे अखबार सिर्फ बंगाल से ही निकले, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और जो आज का मध्य प्रदेश है, वहां से हिंदी के अखबार निकलने शुरू हुए। उन अखबारों ने आजादी की लड़ाई में जबरदस्त योगदान दिया, ऐसा जबरदस्त कि जिसको ब्रिटिश सरकार ने भी माना। उन दिनों ब्रिटिश सरकार की जो गोपनीय रपट लंदन जाती थी, उनमें लिखा होता था कि ये जो हिंदी के अखबार हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इनके पत्रकार अपने घर का सामान बेचकर, अपनी सारी संपत्ति लुटाकर अखबार चलाते हैं, जेल जाने से नहीं डरते, घाटा खाते हैं, और इनके शब्दों में तलवार की सी चमक होती है। और ये अखबार रोज ब्रिटिश हुकूमत पर खंजर की तरह वार करते हैं। अगर पत्रकारिता के इतिहास की उपेक्षा कर दें तो आजादी का इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। आजादी का इतिहास पूरा अगर लिखा जाए तो पत्रकारिता का इतिहास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। पत्रकारिता ने आजादी के रथ को एक बड़ी तेज तीव्र चाल प्रदान की। साहित्य, पत्रकारिता और आजादी का संग्राम तीनों एक त्रिमूर्ति थे। आज़ादी की ये लड़ाई अपने अंजाम की ओर बढ़ चली थी, और वहीं एक क्रांतिकारी ने अंग्रेजों की जड़ों में मट्ठा डालने की तैयारी कर ली थी। जुलाई 1943 में इस क्रांतिकारी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश से एक वादा किया। उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आह्वान किया, दिल्ली चलो। और ये नारा तब तक गूंजता रहा जब तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त नहीं हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में जापानियों ने रंगून से अंग्रेजी फौज को खदेड़कर शहर पर कब्जा कर लिया था। 8 अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस की बैठक में गांधी जी ने एक छोटे से नारे भारत छोड़ो से अंग्रेजों के विरुद्ध अंतिम संघर्ष छेड़ने का फैसला कर लिया। आजादी की लड़ाई अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ चली थी, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो ईंट का जवाब पत्थर से देने में यकीन रखते थे। उनके लबों पर बस एक ही तराना था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वहीं इससे पहले 15 जनवरी 1941 को कलकत्ता के एल्गिन रोड के एक मकान से, जिस पर पुलिस की कड़ी नजर थी, एक मौलवी नुमा आदमी निकला और कार में बैठकर बिहार की तरफ रवाना हो गया।
बिहार में इस शख्स ने दिल्ली की ओर जा रही कार का मेल पकड़ ली। 10 दिन बाद जियाउद्दीन नाम का एक पठान एक लॉरी में सफर करता हुआ पेशावर से काबुल पहुंचा। कुछ दिन बाद नफीस विलायती लिबास में आर्लेंडो मिजोटा नाम का एक व्यक्ति काबुल से मॉस्को होता हुआ बर्लिन पहुंचा। एक ही शख्स के 3 रूप, और ये शख्स था सुभाष चंद्र बोस। 5 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और एक वादा किया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का नारा था, दिल्ली चलो, और ये नारा तब तक गूंजता रहा जब तक 1945 में विश्व युद्ध खत्म नहीं हो गया। ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी की जीत हुई और फैसला हुआ कि भारत को आजाद कर दिया जाए। और ब्रिटेन की संसद ने भारत को आजाद करने का ये फैसला केवल 15 मिनट में कर दिया। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब खोया खोया एक महादेश आजादी की फिजाओं में जागने के लिए आंखें खोल रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हालात बदल चुके थे। अंग्रेजों को अब महसूस होने लगा था कि उनका हिंदुस्तान से बोरिया बिस्तर उठने का समय आ गया है। इसी बीच ब्रिटेन की संसद में लेबर पार्टी की जीत हुई और फैसला हुआ कि हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाए। आजादी की लड़ाई की बातचीत का ताजा दौर अब सड़कों से मेजों पर आ गया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने खुले तौर पर हिंदुस्तान के बंटवारे की मांग रखी। इस बीच बंगाल और पंजाब में आपसी मारकाट का दौर शुरू हो गया। ऐसा लगने लगा कि आजाद हिंदुस्तान का जन्म तो होगा, मगर खून खराबे के बाद। और इस बंटवारे के दुख को पीछे धकेलकर गांधी जी दंगा फसादों को शांत करने के लिए नोआखली चले गए। जुनून के इस माहौल में सिर्फ उनकी आवाज समझ और विवेक की आवाज थी। मेरा ईश्वर तो मेरे दिल के मंदिर में पड़ा है, वहाँ है, और उसका मैं नाम लेता हूँ, आस्तिक हूँ। तो मैं आपको कहता हूँ कि वो तो जिंदा है, मेरे लिए जिंदा बन गया है, उसका नाम मैं रखूं और उसका नाम रखते रखते किस तरह से मुझको मरना है मर जाऊं। इसके बाद मलिका विक्टोरिया के वंशज लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में वायसराय बनकर दिल्ली आए। 8 जुलाई 1947 को ठीक 10:40 पर लंदन में ब्रिटिश संसद ने हिंदुस्तान की आजादी का फैसला कर दिया। करीब 250 वर्षों से हिंदुस्तान पर जकड़े हुए फिरंगी शिकंजे को उठा लेने का ये फैसला केवल 15 मिनट में कर दिया गया। और इस तरह तमाम बाधाओं को कदम दर कदम पार करते हुए, लड़खड़ाते, उठते, गिरते और गिरकर संभलते हुए आखिर में वो घड़ी आ पहुंची जब सदियों से खोया खोया एक महादेश आजादी की फिजा में जागने के लिए आंखें खोल रहा था। 14 अगस्त 1947 के अविस्मरणीय मुकाम पर स्वतंत्रता की इस ऐतिहासिक कहानी को सच्चाई में बदलने के लिए जिस शख्स ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी, वो बोझिल मन के साथ दूर अकेला कलकत्ता में बैठा हुआ था। जो आंखें देश की 33 करोड़ आम जनता के सपने सजाए इस पल का इंतजार कर रही थी, उन आंखों में आंसू जैसे सूख गए थे। ये शख्स जिसे देश का आम आदमी गांधी बाबा कहता था और दुनिया महात्मा के नाम से पूछती थी, एक बार फिर भूख हड़ताल पर था। देश में खून की नदियां बह रही थी, भाई भाई का गला काट रहा था। इस 78 साल के संत को मानो विश्वास था कि जैसे अपनी जर्जर शरीर को और दंड देकर ही वो देश भर के अपराधों का प्रायश्चित कर सकेगा। दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक घड़ी से रूबरू होने के लिए कुछ लोग नई जिम्मेदारियों और चुनौतियों के बोझ को महसूस कर रहे थे। जिस घड़ी के लिए लाखों लोगों ने जान की बाजी लगाई थी, खून की कुर्बानी दी थी और जिंदगी के बेहतरीन साल दांव पे लगाए थे।
लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल की कोशिश थी कि स्वतंत्र भारत की तस्वीर में देसी रजवाड़ों को शामिल करके उसका नाक नक्शा सही सलामत रखा जाए। सरदार पटेल बची हुई 3 रियासतों कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को स्वाधीन भारत में मिलाने की पेचीदा गुत्थियों से जूझ रहे थे। वहीं 56 वर्षीय डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इस समय में भी इस उधेड़ बुन में डूबे हुए थे कि आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य किन किन तौर तरीकों से हासिल किया जा सकेगा। जबकि मौलाना अबुल कलाम आजाद भारी मन से स्वतंत्रता के दरवाजे को खुलता हुआ देख रहे थे, क्योंकि उनके देखते देखते मुल्क का बंटवारा हो रहा था और वो इस परेशानी में थे कि आजादी के बाद भारत की तमाम आबादी धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी उसूल में किस तरह ठहरेगी। वैसे तो 14 अगस्त 1947 की रात बरसों जैसी ही थी, गर्म, उमस भरी और सीली। लेकिन 14 अगस्त की रात एक ऐसी रात भी थी जिसके बाद एक नई सुबह का आगाज होना था। बिल्कुल शहला, सब कुछ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि गुलाम भारत के तकलीफदेह दौर का अंत हो रहा था और एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी। करीब 250 सालों की विदेशी गुलामी के साथ एक बहुत लंबी कश्मकश अपने मुनासिब अंजाम तक आ पहुंची थी। लेकिन मलाल इस बात का था कि ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता हमने अहिंसा के एक अनूठे सिद्धांत के बल पर हासिल की थी। लेकिन एक नए मुल्क का जन्म और उसकी दीक्षा आग और खून के रास्ते हो रही थी। देश स्वतंत्र तो हो रहा था, लेकिन इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। देश का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के 2 हिस्सों के रूप में हुआ था। इस बंटवारे ने दोनों नए जन्मे राष्ट्रों के बीच संदेह और वैर विरोध की दूरियां भी बनने लगी थीं। दिल्ली में 14 अगस्त 1947 की रात बरसों जैसी ही थी, गरम, सीली और उमस भरी। फर्क केवल इतना था कि ठीक आधी रात के समय गुलाम हिंदुस्तान के सदियों पुराने इतिहास का एक बहुत ही तकलीफदेह दौर खत्म हो रहा था और नई उम्मीदों व आशाओं से लबालब भरा एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। पंडित नेहरू अब आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे। पाँच 5000 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता वाले देश में 70-75 साल कोई विशेष अर्थ नहीं रखते, लेकिन 200 सालों से ज्यादा लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद तब्दीलियों की दौड़ इतनी तेज रही कि 7 दशकों का ये समय बाज वक्तों पर 7 सदियों जैसा जान पड़ता है। किसी भी नजरिए से देखें तो आज का हिंदुस्तान 70 साल पहले के उस हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा अलग है, जिसने 14 अगस्त 1947 को आधी रात के समय नियति से अपने करार को निभाने का वादा पूरा किया था, जिसने ओस धुली आंखों से सुनहरे भविष्य का ख्वाब देखा था। आज का अवसर निसंदेह हर्षोल्लास का है। इसके अनेक कारण भी हैं, मगर इतना ही जरूरी है कि इस मुकाम पर कुछ पल के लिए ठहरकर
बीते 200-250 वर्षों का जायजा लेने का, ये देखना कि बीते 70 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया और क्या संजोया। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हिंद जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। कुछ ऐसी ही है ग़ुलाम भारत से आज़ाद भारत की कहानी। और आज़ाद भारत की ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doordarshanarchives@gmail.com। यही नहीं, आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ddarchives। ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/dd_archives। यूट्यूब एड्रेस है www.youtube.com/c/ddarchives। इंस्टाग्राम एड्रेस है www.instagram.com/ddarchivesindia। फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbharatiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे अमेज़ॉन की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये डीवीडीज और सीडीज आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों, दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। से शुरू हम करेंगे फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। आज़ादी गुनाह है बताया गया था, आज़ादी